नमस्कार, मैं जयकृति योगी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। पॉली हाउस में लगातार खेती करने से कई तरह के कीट रोगों का प्रकोप होने लगता है, तो इसके लिए किसानों को चाहिए कि आप मृदा का सोलराइजेशन करें ताकि आप इस तरह की जो समस्या है उससे बच सकें। आज हम आपको गांव इटावा भोपची, जिला जयपुर के प्रगतिशील किसान जगदीश प्रसाद यादव से मिलवा रहे हैं, जो कि पॉली हाउस में मृदा का सोलराइजेशन कर रहे हैं। पॉली हाउस की खेती में पानी और खाद की जितनी ज़रूरत है उतनी ज़रूरत होती है खेत को स्टेरलाइज करने का, जीवाणु मुक्त करने की। तो मैंने पॉली हाउस लगा रखा है, तो इसमें ज़मीन के जीवाणु कीटाणुओं को मारना सबसे बड़ी चुनौती होती है। चलो ऊपर के जीवाणु कीटाणुओं को मारना तो स्प्रे वगैरह करके हो जाता है, लेकिन ज़मीन के अंदर का जीवाणुओं को या रोगाणुओं को मारना बहुत टिपिकल काम हो जाता है और बहुत सारे केमिकल देने पर भी पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता है। मृदा जनित कीट, रोग और खरपतवारों का नियंत्रण किसानों के लिए एक गंभीर चुनौती है। इसके लिए किसान मृदा सौरीकरण करते हैं। ये किसान भी इन्हीं सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए पॉली हाउस में हर साल सॉइल सोलराइजेशन करते हैं। सूर्य की किरणों से हम इस पॉली हाउस की जमीन को जो है वो कीटाणु मुक्त करते हैं। तो उसके लिए विधि यह है कि पुरानी फसलों के अवशेषों को पूर्ण रूप से बाहर निकाल दिया जाता है पहली बार, और उसके बाद में उसमें पलेवा करके और उसकी बाजोत की जाती है और गहरी जुताई की जाती है। गहरी जुताई करने के बाद ज़मीन को सुखाया जाता है अच्छी तरह से। उसके बाद ज़मीन को लेवल करके उसके बाद में उसको बिल्कुल लेवल करने के बाद में पूरे खेत को दोबारा से पड़ाव किया जाता है और पानी अच्छी तरह से उसमें गिलाया जाता है। पानी को पूर्ण रूप से गिलाने के बाद में इसमें लेटरल बिछाई जाती है, जो ड्रिप की लाइन होती है वो बिछाई जाती है पड़ाव करने के बावजूद भी। लेटरल बिछाने के बाद में हम इसमें शीट लगाते हैं। तो शीट लगाने का सीधा सिद्धांत ये है कि बिल्कुल पूरी ज़मीन को हम एयर टाइट करते हैं, ऊपर की हवा ऊपर और नीचे की हवा नीचे। और उसका काम ये होता है कि जब नीचे पानी पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो उससे अंदर ऊष्मा पैदा होगी, भाप पैदा होगी और वो भाप गर्म होकर जीवाणुओं को मारती है। इसका सिद्धांत यह है। तो इसके लिए हम पूरे खेत को पॉलीथीन से ढकते हैं और ढकने के बाद में उसको अच्छे से टेप वगैरह लगा के, मिट्टी वगैरह लगा के उसको अच्छी तरह से एयर टाइट करते हैं। एयर टाइट करने के बाद में उसमें फिर ड्रिप जो हमने बिछाई थी उसमें फिर पानी चलाते हैं, और जैसे जैसे पानी चलाते हैं तो उसमें अच्छी तरह से पड़ाव हो जाता है। उसके बाद में पूरे पॉली हाउस को हम पैक कर देते हैं। ऊपर के जो छाया वाले पर्दे हैं उनको बिल्कुल इकट्ठा कर देते हैं। इकट्ठा करने के बाद में चारों तरफ के जो पर्दे, जो हवा वाले पर्दे हैं, उनको बिल्कुल डाउन कर देते हैं और पॉली हाउस के अंदर तापमान का बढ़ोतरी करने के लिए सारे काम किए जाते हैं। तो जब मई और जून का महीना इसके लिए सबसे उत्तम होता है, क्यों इसी वक्त सूर्य की किरणें अपने पूरे जोर पर होती हैं। तो मई और जून में हम ये काम करते हैं, हमेशा हर साल का ये काम है। तो जैसे जैसे सूर्य किरणें पड़ेंगी तो अंदर इसमें गर्म भाप पैदा होगी। गर्म भाप पैदा होने के बाद में ये कीटाणुओं को मारती जाती है। जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, निमाटोड होते हैं, और भी फंगस और बैक्टीरिया वगैरह या वायरस वगैरह जो भी ज़मीन में होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं इससे। सूक्ष्म जीवाणु और कीटाणुओं का नाश करने के लिए, निमाटोड और जो फंगस बैक्टीरिया वगैरह है, उनका ज़मीन में उनका नाश करने के लिए सबसे उत्तम और जैविक तरीका है। जैविक तरीका इसलिए है कि उनको ख़त्म करने के लिए जब और दूसरे रसायनों का, फॉर्मेल्डिहाइड वगैरह का जो अपन उपयोग करते हैं, तो उससे ज़मीन में जो मित्र कीट हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं और उसके अंश जो हैं वो अपने प्रोडक्शन में भी आते हैं। तो उसको त्यागने के लिए हमने सीधा सागे जो उपाय है, सबसे बेहतर उपाय है और इससे बढ़िया पॉली हाउस में कीटाणु नाश करने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। मृदा सौरीकरण के लिए पतली पारदर्शी प्लास्टिक चादर का उपयोग किया जाता है, जिससे भूमि के तापमान में बढ़ोतरी होती है और ये तापमान रोगजनक कीटों को नष्ट करने में प्रभावी होता है। ये एक बहुत ही सरल और प्रभावी विधि है। साथ ही ये खरपतवारों के बीजों को नष्ट करने में भी सहायक है। इस सोलराइजेशन को हम इसी पोजीशन में हम 35 से 45 दिन तक इसको रखते हैं और बीच बीच में जो हमने लेटरल बिछाई थी, ड्रिप की लाइन बिछाई थी, उसके थ्रू हम पानी देते रहते हैं। तो उसमें जो पानी लीच आउट हो जाता है, नीचे ज़मीन में चला जाता है, तो उसकी भरपाई फिर से करते रहते हैं ताकि भाप बढ़ने में किसी तरह की कोई कमी नहीं आए। और इसके लिए मई और जून का महीना सबसे उत्तम होता है और हम हर साल इस 2 महीनों में से कभी भी हम 35 से 45 दिन की अवधि निकालते हैं ऐसी, जिसमें हम सोलराइजेशन कर सकें।
जब इसको 35 से 45 दिन की अवधि पूरी हो जाएगी उसके बाद में हम शीट को हटा देते हैं और ज़मीन को ज्यों की तो हम करीब 7 दिन के लिए, 1 सप्ताह भर के लिए हम इसको ज्यों की तो छोड़ देते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो जो पानी होता है, अतिरिक्त पानी होता है, वो लीच आउट हो जाता है और उड़ जाता है, और उसके अलावा जो अपने जो मित्र जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो वो भी दोबारा से रिकवर हो जाते हैं। तो ज़मीन के जब नीचे चले जाते हैं तो वापस वो धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हो जाते हैं जब इसका टेम्परेचर ज़मीन का कम होने लगता है। और सप्ताह भर के बाद में उसको छोड़ने के बाद में ज़मीन की बुआई जुताई दोबारा करते हैं, लेवलिंग करते हैं। उसके बाद में हम नई फसल लगाने के लिए इसमें बेड वगैरह बना के नई फसल की तैयारी शुरू कर देते हैं। ये किसान साल में एक बार गर्मी के मौसम में अपने पॉली हाउस में मृदा का सोलराइजेशन करते हैं, जिससे इन्हें फसलों में लगने वाले भूमिगत कीट रोगों का सामना नहीं करना पड़ता और फसल से अच्छी पैदावार मिलती है। जहाँ तक कॉस्ट की बात है तो इसकी जो ये शीट आप देख रहे हैं, शीट करीब 4.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से आती है, और 4000 वर्ग मीटर जो पोली हाउस है उसमें करीब 18,000 रुपये की ये शीट की कॉस्ट होती है। और उसके अलावा टेप वगैरह है तो टेप करीब 1500 से 2000 रुपये की टेप आ जाती है, और करीब 8 से 10,000 रुपये की मजदूरी लग जाती है। बुआई जुताई कुल मिलाकर करीब 35 से 40,000 रुपये का हमें ये खर्च वहन करना पड़ता है। लेकिन चलो ठीक है, और जो रासायनिक हम खेती करें उससे तो बेहतर है, उसमें भी खर्चा कम नहीं पड़ता है इससे, और उसके बावजूद भी उसका पूरा फ़ायदा हमें नहीं मिल पाता है। इसका 100% हमें फ़ायदा मिलता है। इसके 1 साल में एक बार करने के बाद में पूरे साल हम 2 फसलें लेते हैं, तो 2 फसलों में किसी तरह का ज़मीन की तरफ से हम चिंता मुक्त हो जाते हैं। इसमें नेमाटोड और फंगस वगैरह की किसी भी तरह की कोई बीमारी है वो आने की संभावना बिल्कुल न्यूनतम हो जाती है। अपने राज्य के जो किसान फलों की बागवानी करना चाहते हैं, उन किसानों के लिए फलों की बागवानी के लिए योजना बनाना जरूरी होता है, जिसके लिए इस समय खेत का रेखांकन और गड्ढों की खुदाई करना होता है। तो इन कार्यों को करने में कौन कौन सी तकनीकी बातों का ध्यान रखना है, आइए जानते हैं डॉक्टर गौरीशंकर वर्मा से। अब इस समय देखें किसान भाई, रबी की सीजन फसल ख़त्म हो रही हैं। इसके बाद जो किसान भाई बाग लगाना चाहते हैं उनके लिए ये मई महीने से उसकी तैयारी कर दे, बहुत अच्छा है कि मई में क्या है, हम जैसे किसी भी पौधे का बाग लगाना है या आपको किचन गार्डन में लगाना है या कहीं उसको लगाना, खेत पे लगाना है, मई में ही गड्ढे खोद के छोड़ दें और उसका बाग जहाँ लगाना उसका लेआउट ज़रूर बना लें कि आप जब गड्ढा खोदिएगा, जैसे अब आम का है, कलम वाली प्रजाति है, आप 3 से आपको उसमें अगर फसली के रूप में कोई खेती करना है तो 3 से 6 मीटर की दूरी ले लीजिए, और आपका देसी है तो 10 मीटर पे आप 10 मीटर पे ही पौधा लगाएंगे, जिससे 1 हेक्टेयर में 100 पौधा लगता है। और अमरूद का है, अमरूद के लिए 6 मीटर की दूरी रखिएगा। आप कटहल है, बेल है, आप इस समय आंवला है, आम है, अमरूद है, उसकी कम से कम 60 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई, गहराई। छोटे पौधों के लिए अगर पौधा बड़ा है, आम वगैरह का लगाना है तो 90 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई, गहराई गड्ढे को खुदाई करें। जो गर्मी में इसलिए देखिए इस समय खुदाई की जाती है कि आपका जो भी उसमें कीड़े मकोड़े होंगे सब खत्म हो जाएंगे। मिट्टी इतनी धूप लग जाएगी 2 महीने की कि उसमें जो भी बैक्टीरिया के नुकसानदायक कीड़े होते हैं, जैसे पौधे दीमक वगैरह होते हैं, जब खा जाते हैं, जड़ें पौधे की सूख जाता है, इसलिए वो सब खत्म हो जाएंगे। तो आपको हमने बताया कितने फीट का गड्ढा खोदना है। इसके गड्ढे खोदने के बाद उसकी जो ऊपर से आधे गड्ढे की मिट्टी है उसको एक तरफ रखिए, जो आधे नीचे की निकले उसकी एक तरफ रखिए, क्योंकि जब आप लगाएंगे तो जो मिट्टी में सड़े गोबर की खाद वगैरह मिला के जो नीचे की मिट्टी निकली है उसको ऊपर उसमें डाल दिया जाएगा। किसान भाइयों, जब आप गड्ढा खुदाई करते हैं तो ऊपर की आधी मिट्टी एक तरफ रखें और नीचे की आधी मिट्टी दूसरी तरफ रखें और गड्ढे को 15 से 20 दिन तक खुला छोड़ दें। उसके बाद नीचे की मिट्टी में 10 से 15 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद, 500 ग्राम DAP और 400 ग्राम पोटाश मिलाएं। फिर गड्ढे की भराई करें, लेकिन गड्ढे की भराई में ध्यान रखें कि ऊपर से निकाली गई मिट्टी को पहले भरें। उसके बाद नीचे की मिट्टी जिसमें खाद उर्वरक आपने मिलाई है ऊपर भरें। अगर आपके यहाँ दीमक या सफेद लटकीट की समस्या है तो किसी कीटनाशक का भी प्रयोग अवश्य करें। में देखिए दीमक है तो
दीमक की दवा डाल दीजिए या फाइडल वगैरह डाल दीजिए, या उसकी दवा आती है क्लोरोपाइरीफास दवा मिला के डाल दीजिए, जिससे जो उसमें कीड़े होंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। या आपको जैविक विधि से करना है तो हींग लेके थोड़ा सा पानी में घोल के उसको पानी के साथ डाल दीजिए, तो इससे जो कीड़े मकोड़े सब खत्म हो जाएंगे। इस प्रकार किसी भी कीटनाशी का प्रयोग करके गड्ढे की भराई करें। गड्ढे की भराई जमीन की सतह से 15 सेंटीमीटर ऊपर तक करें, क्योंकि जब वर्षा होती है तो मिट्टी बैठती है। इस तरह से सभी गड्ढे बरसात आने से पहले भर दें और बरसात में जुलाई से सितंबर तक इन गड्ढों में पौधों की रोपाई करें। तो जब नर्सरी से पौधा लें, देखें कि पौधा पिंडी में है या पुआल में है या कि पॉलिथीन में है, और जब भी उसको लगाएं पौधा शाम के समय लगाएं। उसको लेके पिंडी, अगर पिंडी में पुआल में है तो उसको पुआल धीमे से खोल के पिंडी टूटने ना पाए उसको लगाइए, और जितना पॉलिथीन में है या पिंडी में है उतना उसको मिट्टी में दबा दीजिए पौधे को, और अच्छे से दबा के और पानी की तो तुरंत डाल दीजिए। इसके बाद जब पौधा लगा लें उसमें 1 डलिया सड़ी हुई गोबर मिट्टी मिला के उसको गड्ढे में डाल दीजिए। इसको शाम को समय ही लगाएं और लगाने के बाद सिंचाई तुरंत कर दें। किसान भाई जैसे कहते हैं कभी कभी कि हमने पौधा लगाया सूख गया, लेकिन जब भी पौधा लगाएं तो उस पर देखें पत्तियां कितनी हैं। ज़्यादा पत्तियां हो तो उसको तोड़ दें। इससे क्या होगा कि पानी जल्दी जल्दी खींचती हैं पत्तियां, वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है तो खींचती हैं, तो पानी हमारे खेत में नमी या पौधे के जहाँ लगाए नमी कम रह जाती है, जिससे पौधा सूख जाता है। हमारे राज्य के किसान खेती बाड़ी के साथ विभिन्न कृषि सह व्यवसाय को अपनाकर अच्छा लाभ ले रहे हैं। इन्हीं व्यवसाय के तहत आज हम चर्चा कर रहे हैं बत्तख पालन की। तो जो किसान इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं वे इस समय बत्तखों की देखरेख कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर R.K. गुप्ता। गांव के परिवेश में बत्तख पालन काम बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसमें बीमारी भी कम होती हैं और खर्चे भी कम होते हैं, इसमें मैनेजमेंट भी कम लगता है। इसलिए हम अपने किसान भाइयों को बताते हैं कि ये जो गर्मियों में खासतौर से जो अभी जो मौसम चल रहा है उसमें बत्तख पालन मुर्गी पालन से ज़्यादा अच्छा हो सकता है ग्रामीण परिवेश में। तो बहुत अच्छा होगा कि हमारे किसान भाई 2 हमारे पास नस्ल हैं, एक खाकी कैम्बेल है, एक वाइट पैकिंस है। तो वाइट पैकिंस जो है तो ब्रॉयलर ब्रीड के रूप में जानी जाती है, इससे मांस का उत्पादन अच्छा होता है, और खाकी कैम्बेल जो अंडे के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। जो भी ब्रीड उनको सुविधाजनक लगे, जो उनकी मार्केटिंग व्यवस्था अच्छी हो, उसको पालें और लाभ कमा सकते हैं। पानी में हम लोग रख रहे हैं, हालांकि इसके लिए पानी की इतनी आवश्यकता नहीं होती, थोड़ा सा हल्का फुल्का गीला रहे, घूम फिर के ये अपना जीवन चला लेते हैं और उनको कूलिंग मिल जाती, ठंडक हो जाती है, इनको मिल जाती है। गर्मी के दिनों में ख़ास तौर से पानी पर्याप्त रहे इनकी टंकी में, जहाँ पर हमारे किसान भाई जो गांव में नदी में, तालाब में, पोखर में या कि नाली में, जहाँ भी वो बत्तख पालन काम करते हैं वहाँ पर पानी होना ज़रूरी रहता है, जिससे कूलिंग उनको मिलती रहे। बहुत ज़्यादा नहीं रहे, फिर भी होना चाहिए, सूखा नहीं होना चाहिए। और जहाँ पर इनको दाना पानी की व्यवस्था करते हैं वहाँ पर यह रखें कि थोड़ा सा जहाँ इनका आवास का स्थान हो उसे दूर करें, क्योंकि बार बार गीला करेंगे, दाना गिरेगा, पानी गिरेगा तो गीला होता है, और जो उसकी जो बेडिंग होती है वो गीली हो जाती है, उसमें उसका ड्रॉपिंग्स भी गिरता है, उनकी लैट्रिन गिरती है, उसकी वजह से काफ़ी गंदा होता है, तो बार बार उसको चेंज करना पड़ता है। तो हम अपने किसान भाइयों को यही सलाह देते हैं हमेशा कि आप लोग उसको दाना पानी के बर्तन अलग रखें और बेडिंग अलग रहे, जिससे कम से कम महीने में 2 बार ही सफाई करनी पड़े। तो उस प्रकार से हमारे किसान भाई जो करते हैं तो हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा रहता है, बीमारियां भी कम होती हैं और जो बत्तखें रहती हैं स्वस्थ रहती हैं और ज़्यादा हमारे किसान भाई लाभ कमा सकते हैं। किसान भाइयों अक्सर बत्तख तालाब में अधिक रहती हैं। ऐसे में जब वे अपने आवास में लौटती हैं, तब उनका आवास गीला हो जाता है, जिससे कई बीमारियां पनपने लगती हैं। इससे बचाव के लिए बत्तखों के आवास को सूखा रखने की कोशिश करें। इनके आवास में समय समय पर बुझे हुए चूने का भुड़काव करें। मुर्गियों का जो आहार होता है और बत्तख का आहार होता है बिल्कुल करीब करीब बराबर है। इसमें हम क्या करते हैं कि मक्के की जगह में इसमें गेहूं का दलिया मिलाते हैं। गेहूं का दलिया होने से इसमें क्या फंगस का प्रॉब्लम नहीं रहता है। एफ्लाटॉक्सिकोसिस जो एक विशेष प्रकार की फफूंद होती है जो इनके लीवर को डैमेज करती है, टॉक्सिकेशन हो जाता है, लीवर काला हो जाता है, ख़राब हो जाता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, हमारी बत्तखें मरती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब कभी भी हम बत्तख का दाना बनाते हैं तो उसमें मक्के की जगह में हम गेहूं की दलिया का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, गर्मी के टाइम में इनका जो फीड रहता है वो ज़्यादा गीला दें, जिससे पूरा मतलब फूल जाए
और चूंकि इनकी गर्दन लंबी होती है, खाने में आसानी होती है गीला दाना को, तो सूखा दाना बिल्कुल ना दें, नहीं तो चोकिंग का भी डर रहता है। और करीब जो एडल्ट जो वयस्क हमारी बतखें हैं वो करीब 130 ग्राम के आसपास का ये आहार इनको रोज़ का चाहिए होता है। और जो छोटे बच्चे हैं उनको 60 से 70 ग्राम, और जो छोटे चूजे हैं वो 40 ग्राम के आसपास उनको फीड लगता है पर डे। तो उसी प्रकार से हम दाना उपलब्ध कराएं, पर्याप्त मात्रा में रहे। किसान भाइयों, वैसे तो बतखों को प्रतिदिन 150 ग्राम दाना देना उचित रहता है, लेकिन दाना महंगा होने के कारण आप दाने की मात्रा में आधी कटौती कर उसे घर व होटलों का बचा हुआ भोजन दे सकते हैं। साथ ही बतखों को बचे हुए फसल अवशेष भी खाने को दिया जा सकता है। साथ में उसके जो कुछ जो लीवर को सपोर्ट करने वाली जो मेडिसिन्स हैं उसको पीने के पानी में लगातार देते रहें, महीने में कम से कम 2 या 3 बार दें, जिससे इनका लीवर स्ट्रांग रहता है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती। हेपेटाइटिस की बीमारी इसमें ख़ास तौर से ज़्यादा पाई जाती है, तो उससे बचने के लिए हमें बहुत ही स्पष्ट निर्देश हमने अपने किसान भाइयों को कई बार दिया है कि लीवर स्टेट और जो बी कॉम्प्लेक्स की दवाइयां हैं जो पीने के पानी में देंगे तो ये तकलीफ बिल्कुल उनको नहीं झेलनी पड़ेगी और हमारे किसान भाई अच्छे से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क पूर्ण संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ब्यावर जिला अजमेर के किसान राम सिंह ने। आप अमरूद के बाग में उकटा रोग के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं, तो राम सिंह जी इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। उकटा रोग फ्यूजेरियम फंगस से फैलता है। यह भोजन के साथ पेड़ की जड़ों के अंदर प्रवेश कर जाता है और भोजन नलियों को जाम कर देता है, जिससे पेड़ के ऊपरी भाग तक भोजन नहीं पहुंच पाता और पेड़ सूख जाता है। अमरूद के उत्पादन में यह सबसे बड़ी समस्या है। इसमें शाखाएं ऊपर से सूखनी शुरू हो जाती है और पूरी सूख जाती है। बाद में पूरा पौधा सूख जाता है। यह रोग वर्षा ऋतु में सबसे अधिक देखा जाता है। उकठा रोग उन क्षेत्रों में भी अधिक होता है जहां जल भराव की समस्या लंबे समय तक बनी रहती है। पौधों में रोग लगने पर इसका कोई निदान नहीं है, लेकिन ट्राइकोडर्मा विरिडी को गोबर की खाद के साथ मिलाकर खेतों और पेड़ों की जड़ों में प्रयोग करने से इसका प्रकोप कम किया जा सकता है। आमतौर पर ट्राइकोडर्मा विरिडी की 5 किलोग्राम मात्रा को 40 से 50 किलोग्राम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट के साथ मिलाकर उसमें हल्का पानी सींचकर प्लास्टिक की बोरी से 10 से 15 घंटे तक ढक देते हैं और उसके बाद थैलों और पौधों की जड़ों के पास इस मिश्रण को डालते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। पानी की कमी के चलते अपनाए सिंचाई की सूक्ष्म पद्धतियां। वानिकी वृक्षों की नर्सरी तैयारी पर तकनीकी सलाह। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।